अलाबस्टास इटर्नल पोज है। पुनः पूर्ति के बाद वह तुरंत निकल सकता है और इटर्नल पोज का अनुसरण कर सकता है। रास्ते में हमेशा द्वीप होंगे जो चुंबकत्व को संग्रहित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह इस तरह द्वीपों के बीच छलांग लगा सकता है। ग्रैंड लाइन की बात करें तो ईशान अब एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसलिए ग्रैंड लाइन का खतरा उनसे काफी हद तक कम हो गया है। इस तरह लगभग एक सप्ताह तक नाव समुद्र पर चलने के बाद ईशान ने पाया कि समुद्र का तापमान कम हो गया है। तापमान में इतने स्पष्ट परिवर्तन का मतलब था कि ईशान एक द्वीप के निकट पहुंचने वाला था, और जब ईशान ने देखा कि आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं तो उसने समझ लिया कि वह शायद किसी शीत ऋतु वाले द्वीप के निकट पहुंच गया है। यह वाकई अच्छी खबर थी। ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने के 4 दिन बाद इयान का सारा सामान लगभग खत्म हो गया था। बस कुछ अचार बचा था जिसे लंबे समय तक रखा जा सकता था। हालांकि पूरक पोषण के लिए ईशान को इन दिनों ताज़ी मछलियां पकड़ने के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर पास में कोई द्वीप है, चाहे वह सर्दियों वाला हो या गर्मियों वाला, उसे भोजन और सब्जियां भरनी ही पड़ती हैं। शराब की बोतल उठाकर और एक घूंट पीकर ईशान नाव चलाकर आगे बढ़ गया। नौकायन के दौरान शराब पीना एक अच्छी बात है। इन वाइन की बोतलों के सहारे ईशान खुद को विटामिन की कमी से बचा सकता है। इसी तरह वाइन की एक घूंट पीने से उसका शरीर गर्म हो जाएगा, और अगर वो विंटर टाइप आइलैंड पर भी उतरेगा तो उसे ठंड नहीं लगेगी। हालांकि द्वीप के पास पहुंचने पर ईशान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने पाया कि द्वीप पर कुछ ऊंचे बेलनाकार पहाड़ थे। चूंकि यह एक शीतकालीन द्वीप है, इसलिए यह साल भर बर्फ से ढका रहता है। इन बेलनाकार पहाड़ों के ऊपर बर्फ की एक परत होती है, जिससे ये सफेद चॉकलेट केक जैसे दिखते हैं। न केवल पहाड़ बल्कि पूरा द्वीप सफेद और हल्के नीले रंग से रंगा हुआ था। क्या यह ड्रम द्वीप नहीं है? ईशान ने कुछ संदेह के साथ आगे देखा। अलबस्ता जरूर ललित के रास्ते पर ही रहा होगा। ईशान को इस पर शक नहीं था, लेकिन चूंकि ईशान इटर्नल पोज की दिशा में चल रहा था, इसलिए वह कुछ द्वीपों से चूक गया होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ड्रम द्वीप मिल जाएगा। सौभाग्य से यह ड्रम द्वीप एक प्रसिद्ध चिकित्सा साम्राज्य है। इस देश में कई प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। हो सकता है कि यहाँ कुछ अच्छी चिकित्सा पुस्तकें मिल जाएं, क्योंकि जब वह ट्रावोल्टा से जा रहा था तो जहाज के चिकित्सक रंगनाथ ने उससे कहा था कि अगर हो सके तो कुछ ले आए। जहाज का चिकित्सक होने के नाते वह लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता और उसे शराब पीना पसंद नहीं है। वह आमतौर पर लंबे समय तक खाली रहता है, इसलिए उसे उम्मीद थी कि कुछ किताबें होंगी जिनसे वह समय बिता सकेगा और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। जब इयान की नाव द्वीप के पास पहुंची तो एक सेना बंदरगाह की रखवाली कर रही थी। तथाकथित सेना असल में 7-8 सैनिक हैं, लेकिन लगता है उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। ये सैनिक मोटे सर्दियों के कपड़े पहने हुए थे और प्रवेश द्वार पर बंदूकें लिए हुए थे। जब उन्होंने ईशान को एक छोटी सी नाव में अकेले आते देखा तो उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभर आए। खासकर जब उन्होंने देखा कि ईशान ने जैकेट के रूप में केवल एक स्लीवलेस विंडब्रेकर पहना हुआ है और कुछ नहीं, तो वे हैरान रह गए। क्या ये आदमी पागल है या क्या है जो ये कपड़े पहनकर ड्रम आइलैंड आ रहा है? क्या इसे ठंड से मरने का डर नहीं है? उन्हें कैसे पता था कि इयान की शारीरिक प्रतिभा पहले ही विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच चुकी है? तो अपनी शारीरिक शक्ति के लिहाज से वह ठंड के प्रति बहुत प्रतिरोधी था। और तो और उसकी बाह पर सीलबंद काले ड्रैगन की वजह से इयान का दाहिना हाथ हर समय गर्मी छोड़ता रहता है, यहाँ तक कि विशेष पट्टियों के साथ भी।
ईशान ने बिना आस्तीन के कपड़े पहनना शुरू कर दिया क्योंकि उसके दाहिने हाथ की आस्तीन हमेशा जल जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में ईशान को ठंड कैसे लग सकती है। और चूंकि वह एक छोटी नाव पर था, इसलिए ईशान ने अपनी जौली रवि को लटकाने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए सैनिकों को पता नहीं चला कि वह कौन है, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूकें उठाईं और उस पर निशाना साधा। एक दाढ़ी वाला सिपाही कैप्टन लग रहा था। उसने जोर से ईशान को आवाज लगाई, जहां हो वहीं रुक जाओ। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? एक यात्री। ईशान ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं यहां सामान भरने आया हूं। ओह, क्या ऐसा है? तो फिर तुम्हारे पास पैसे हैं? कप्तान की आंखें घूम गईं और वह अचानक हंस पड़ा। यह सुनकर अन्य सैनिक भी खुशी से हंसने लगे और अपने साथियों को आंख मारने लगे, जो स्पष्टतः बुरी नीयत को दर्शाता था। ईशान ने उनकी दुष्ट निगाहों को देखा, लेकिन उसने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह आसानी से समझ सकता था कि ये सैनिक क्या सोच रहे हैं। यह बस उसे पैसों के साथ अकेला देखकर और कुछ नहीं है। उन्हें लगा कि वह कोई मोटा भेड़ है जो उनके दरवाजे पर आ रहा है। क्या यह उनकी जिंदगी की सबसे आसान डकैती है? दुर्भाग्य से कौन किसे लूटेगा यह अभी भी अनिश्चित है। ईशान को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि इन सैनिकों ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की। एक अकेले यात्री के लिए यह दर्शाता है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। मछली के सिर से बदबू आने लगती है। क्या यह कहा जा सकता है कि ड्रमद्वीप साम्राज्य का राजा वापोल अभी भी सत्ता में है? यदि ड्रमद्वीप अभी भी वापोल के शासन में है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके अधीन सैनिक ऐसा काम करेंगे। ईशान ने पहले स्थिति को देखने का निर्णय लिया, ताकि सैनिकों की मंशा की परवाह किए बिना वह नाव को नियंत्रित कर सके और बंदरगाह पर उसे खड़ा करने के लिए जगह ढूंढ सके। जैसे ही यान के पैर किनारे पर पड़े, सैनिकों ने उसे घेर लिया। वे मुस्कुराए और उसके चारों ओर इकट्ठा होकर पूछने लगे, क्या तुम ड्रम आइलैंड किंगडम में पहली बार आए हो? नियमानुसार हमें तुम्हारी नाव और तुम्हारे सामान की जांच करनी होगी, वरना अगर तुम हमारे द्वीप पर कोई प्रतिबंधित सामान लाए तो बहुत बुरा होगा। ईशान चुपचाप सैनिकों को देखता रहा। क्या ये कहा जा सकता है कि इस द्वीप पर बहुत कम लोग आते हैं, वरना ये लोग उसे लूटने के लिए बेताब रहते। और उनकी दिनचर्या भी इतनी जानी पहचानी थी कि जिस प्रतिबंधित सामान का जिक्र उन्होंने किया, वह बस एक बहाना था। अगर ईशान उन्हें तलाशी लेने देता है, तो भले ही कोई अवैध सामान न हो, वे उसे ठिकाने लगा सकते हैं। और अगर वह उनके हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता, तो उसे इन सिपाहियों को रिश्वत देकर उसे छोड़ देना होगा। बदकिस्मती से ईशान को इन बदमाशों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर हिलाकर ठंडे स्वर में कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ड्रमद्वीप के सैनिक जिन्होंने ईशान को घेर रखा था, यह सुनकर दंग रह गए, लेकिन ईशान को देखकर, जिसकी कमर में सिर्फ तलवार लटक रही थी, जबकि उन सबके हाथों में बंदूकें थीं, वे अचानक निडर हो गए। दाढ़ी वाले व्यक्ति के नेतृत्व में सैनिक तब तक हंसते रहे जब तक उनकी सांसें फूल नहीं गईं। लड़के, दाढ़ी वाले आदमी ने उदास होकर ईशान से कहा, ये ड्रम किंगडम है। ये हमारा इलाका है। तुमने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत की? साले, तुम तो पक्का समुद्री डाकू हो। तो अब हमें तुम्हें पकड़ना होगा। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसने अपना हाथ हिलाया और दो सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे रख दीं, रस्सियां निकालीं और ईशान को बांधने की कोशिश करते हुए उसके पास आए, जबकि अन्य सैनिकों ने ईशान को प्रतिरोध करने से रोकने के लिए उसकी ओर इशारा किया। क्लिक।
हल्की सी आवाज आई। ईशान ने अपने कटाना का हैंडल पकड़ा और अंगूठे से सेनबोन्जाकुरा का ब्लेड थोड़ा सा खोला। ये सैनिक तो बस आम लोग थे। जब ईशान ने हमला किया तो उन्होंने देखा भी नहीं कि क्या हुआ। उसके एक पल बाद ही उनके कपड़े अनगिनत टुकड़ों में बदल गए। न केवल उनके कपड़े बल्कि उनके हाथों में मौजूद बंदूकें और रस्सियां भी टूट गईं। ड्रम द्वीप पर ठंडी हवाएं लगातार गरज रही थीं। अपने गर्म कपड़े खोने के बाद इन सैनिकों ने खुद को ठंडी हवा के संपर्क में पाया और जब उन्होंने प्रतिक्रिया की तो वे तुरंत कांपने लगे। लेकिन ईशान ने उनसे काम नहीं लिया। उसने उन्हें एक एक करके बर्फीले समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ईशान ने अपने अंगूठे से क्लिक किया और सेनबोन्जाकुरा को वापस म्यान में डाल दिया। समुद्र में किनारे चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे सैनिकों पर व्यंग्य किया, मुड़ा और चला गया। बंदरगाह से द्वीप के भीतर तक पैदल चलने पर ईशान को एक गांव तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ड्रम द्वीप काफी बड़ा है। आखिरकार यह एक राज्य है। पूरे द्वीप पर ऐसे कई गांव हैं। ईशान को ठीक से पता नहीं था कि वह कहाँ था। गांव में घुसते ही उसने देखा कि घर बेलनाकार थे और उनकी छतें अनोखी शंक्वाकार थीं। सब कुछ बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था, यहाँ तक कि चिमनी भी। जब ईशान गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क पर ज्यादा लोग नहीं चल रहे थे। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे थोड़ा अजीब लगा। गांव में घूमने के बाद ईशान ने पाया कि इस गांव के लोग गांव के सबसे बड़े घर में एकत्र हुए थे और चिंतित दिख रहे थे। जब ईशान ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर बैठे लोग आश्चर्य से ईशान की ओर देखने लगे। तुम कौन हो? सफेद बालों वाले एक बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से ईशान से पूछा। अरे, मैं तो अभी अभी टापू पर आया एक मुसाफिर हूँ। ईशान ने हाथ उठाकर सबको नमस्ते कहा। मैं गांव से कुछ खाने का सामान खरीदना चाहता था, पर कोई नहीं मिला तो ढूंढता ही रहा। बूढ़े ने आह भरी, अरे नौजवानों, तुम गलत जगह आ गए हो। अगर तुम्हें खाना खरीदना है तो तुम्हें दूसरे गांवों में जाना पड़ेगा। हमारे गांव में ज्यादा खाना नहीं मिलता। ईशान ने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, तो आप लोग यहाँ भोजन पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं? नहीं, बूढ़े ने कहा, खाने की कमी इसलिए है क्योंकि हमारे गांव के लोग बहुत दिनों से मछली पकड़ने नहीं गए हैं। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई है। गांव के मुखिया। बूढ़े की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे टोक दिया, हमें इस बारे में बाहर वालों से बात नहीं करनी चाहिए। ओह हाँ हाँ। बूढ़ा आदमी गांव का मुखिया निकला और उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। युवक, आपको इन चीजों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भोजन खरीदना चाहते हैं तो दूसरे गांव में जाएं, हम यहां आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन ईशान ने महामारी शब्द सुना था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या ड्रम किंगडम एक चुंबकीय चिकित्सा वाला देश नहीं है? आपके गांव में कोई बीमारी हो जाए और आप डॉक्टर के पास न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ईशान की बातें सुनकर अंदर मौजूद लोग चुप हो गए। बूढ़े ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा तो उसे कड़वी मुस्कान के साथ कहना पड़ा, चुंबकीय चिकित्सा वाला देश। पहले इसे यही कहा जाता था। अब इस राज्य के सभी डॉक्टर राजा के अधीन काम करते हैं और हम जैसे आम लोग डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जा सकते। ईशान को यह बात समझ आ गई। अनुमान है कि ड्रम द्वीप राज्य के राजा वापोल ने ही सारे डॉक्टर बुलाए हैं। हालांकि ईशान भी द्वीप के बारे में कुछ जानता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि द्वीप पर आते ही उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने पूछा, अगर डॉक्टर से मिलना है
तो अपने राजा से मिन्नतें करनी होंगी। फिर तो बहुत सारा पैसा चाहिए। बिल्कुल सही। गांव के मुखिया ने आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की स्थिति यात्रियों को भी पता चलेगी। खैर, अब जब यहाँ के निवासी मछली पकड़ने जाएंगे तो हर बार वापस आने पर उन पर भारी कर लगाया जाएगा। हम तो कोई पैसा भी इकट्ठा नहीं कर पाए। तो अब गांव में इस बीमारी के साथ अगर हम राजा से डॉक्टर भेजने के लिए भी कहें तो भी हम इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे। ईशान ने एक क्षण सोचा और कहा, इसमें इतना कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास थोड़ी विशेष क्षमता है और मैं आपकी बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन बदले में यदि मैं आपकी मदद करने में सक्षम हूँ तो क्या आप मेरे लिए कुछ भोजन और सब्जियां तैयार कर सकते हैं? यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग अचानक खड़े हो गए। पहले तो उन्होंने ईशान को अविश्वास से देखा, फिर आश्चर्य से चारों ओर इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया ने ईयान का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम सच में कह रहे हो? बेशक, ईशान ने जो कहा वह सच है। उसके पास ओरिहाइम्स कार्ड की एक शक्तिशाली उपचार क्षमता है। हालांकि मृतकों को वापस लाना असंभव है, वह थोड़ी बहुत बीमारी का इलाज आसानी से कर सकता है। उसे बस रोगी को स्वस्थ अवस्था में लाना है। इसी निश्चितता के कारण ही वह ऐसा कहने का साहस कर रहा है। वह इन लोगों के लिए अपनी क्षमता की गारंटी नहीं दे सकता, बस अपना सिर हिलाया, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन उम्मीद है कि यह प्रभावी होगा। गांव के लोग पहले से ही असमंजस में थे। अब जब उन्होंने अचानक ईशान की बात सुनी तो उन्हें बस उसी पर उम्मीद थी। इसलिए गांव वाले ईशान को संक्रमित मरीजों को देखने ले गए। बीमार गांव वालों को एक साथ रखा गया, शायद इसलिए कि इस देश के लोगों को चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान है। उन्होंने सभी संक्रमित लोगों को अलग कर दिया। मरीजों को जहां रखा गया था वह गांव में एक अलग घर था। अंदर जाने से पहले गांव वाले ईशान को लाने के लिए एक मास्क ले आए। अन्य लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए केवल ईशान ही अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया उसने पाया कि रोगियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, केवल 1 दर्जन या तो, लेकिन इन सभी रोगियों की त्वचा सफेद थी और बड़े लाल धब्बों से ढकी हुई थी जो भयानक लग रही थी। ऐसी संक्रामक बीमारी का इलाज अगर डॉक्टर करे तो काफी समय लग सकता है। दवा देने से पहले स्थिति का अध्ययन जरूरी है, लेकिन ईशान को इन बातों की कोई परवाह नहीं। वह एक बीमार बच्ची के पास गया और उसके बिस्तर के सामने झुक गया। जब उसने देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो उसने उसका इलाज करने के लिए ओरिहिम्स कार्ड तैयार किया। ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड की हल्की फिल्म के नीचे यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि छोटी बच्ची के शरीर पर लाल धब्बे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि यह दृश्य समय के पीछे हटने जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। जब ईशान ने छोटी बच्ची का इलाज किया तो उसका शरीर स्वस्थ अवस्था में आ गया, इसलिए वह जल्द ही होश में आ गई। अपने बिस्तर के सामने मास्क पहने खड़े ईशान को देखकर छोटी बच्ची ने प्यारी सी आवाज में ईशान से कहा, अंकल, क्या आप डॉक्टर हैं? ईशान लगभग 20 साल का होने वाला था और उसे अंकल कहकर बुलाया जाता था। लेकिन ईशान नाराज नहीं हुआ। उसने बस हंसते हुए उससे कहा, अब तुम ठीक हो, लेकिन इस कमरे में मत रहो। बाहर जाओ और अपने परिवार को ढूंढो। बच्ची को शर्म आ गई, उसने तुरंत कपड़े पहने और अस्पताल के बिस्तर से कूद पड़ी। बाहर भागते हुए वह ईशान से कहना नहीं भूली, शुक्रिया अंकल। ईशान ने हाथ हिलाकर उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। उसके भागते ही घर के बाहर इंतजार कर रहे गांव वालों ने चीख पुकार मचाई और फिर एक औरत हैरानी से रोती हुई सुनाई दी, बच्ची को उसकी मां मिल जानी चाहिए।
ईशान मुस्कुराया और दूसरों का इलाज जारी रखा। ओरिहाइम्स की क्षमता का इस्तेमाल करना बहुत आसान और काफी कारगर था। बस एक ही कमी है कि इसमें बहुत ज्यादा नींद की खपत होती है। ईशान के मुताबिक लगभग 2 बोतल एक व्यक्ति को बचा सकता है और फिर उसे आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ईशान ने धीरे धीरे कई मरीजों को ठीक किया, जिनमें पुरुष और महिलाएं, वयस्क और बच्चे शामिल थे। जब वे जागे तो सभी ने उत्साह से ईशान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही ईशान ने उन्हें रुकने से मना किया, वे बाहर चले गए। ऐसे कमरे में जरूर बहुत सारे संक्रामक वायरस होंगे। ईशान का इलाज उनके शरीर में मौजूद वायरस को नष्ट नहीं करता और उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, अगर वे वहीं रुकते रहे तो इन लोगों के फिर से बीमार होने का खतरा बना रहेगा। ईशान उनका दोबारा इलाज नहीं करना चाहता। ईशान को सभी को ठीक करने में लगभग 1 घंटा लगा। इस दौरान आखिरकार उसे राहत मिली और वह बाहर आ गया। जब उनका स्वरूप बाहर आया तो जोरदार जयघोष के साथ उनका स्वागत किया गया। कमाल है, बहुत बढ़िया काम किया नौजवान। गांव का मुखिया इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ईशान का हाथ थाम लिया और बोला, नौजवान, मैं सच में समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ईशान ने अपना मुखौटा उतारा, मुस्कुराया और उससे कहा, आपका स्वागत है। यह मत भूलना कि मैंने आपसे कुछ सामान लेने के लिए ऐसा किया है। नहीं, खाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो हमारे छोटे से गांव के उपकारक हैं। गांव के मुखिया ने उत्साहित होकर कहा, अब से आप हमारे गांव के सम्माननीय अतिथि हैं। फिर उसने अपना सिर घुमाया और गांव वालों से कहा, आप सभी लोग अपने पास जो सबसे अच्छा खाना है उसे निकाल लें और आज हम अपने सबसे प्रतिष्ठित अतिथि के स्वागत के लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं। वाह, आपने कमाल कर दिया मुखिया जी। उनके आसपास खड़े गांव वाले अचानक फिर से जयकार करने लगे। इस घर को जलाना मत भूलना। ईशान ने इस विचार को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि हंसते हुए सबसे कहा, इस तरह तो कम से कम कुछ संक्रामक रोगाणुओं को तो बुझाया जा सकता है। सचमुच हमारे महान डॉक्टर। ईशान का सुझाव सुनकर गांव वालों ने तुरंत आह भरी और मशाले लेकर दौड़ पड़े। फिर ईशान बाकी भीड़ के साथ चला गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसके जाने के बाद गांव के कोने में एक आकृति प्रकट हुई। यह व्यक्ति दाढ़ी वाला कैप्टन था जिसे बंदरगाह पर ईशान ने बर्फीले समुद्र में धकेल दिया था। ईशान से अपमानित होने के बाद भी उसे अपने बीच की ताकत के अंतर का एहसास नहीं हुआ। समुद्र से ऊपर चढ़कर वह ईशान के पीछे पीछे गांव तक गया। हाँ, गांव में बीमार लोगों को ठीक करने के लिए ईशान को धन्यवाद देने के लिए निवासियों ने उसका मनोरंजन करने के लिए एक भोज का आयोजन किया। हालांकि ईशान ने मना नहीं किया क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं था, इसलिए वह खाने और पीने के लिए बैठ गया। हालांकि गांव के मुखिया से बातचीत के दौरान ईशान को पता चला कि इस गांव में भोजन की कमी है। द्रम राज्य अब राजा वापोल के अधीन था, लेकिन समस्या यह थी कि वर्तमान राजा एक स्वार्थी और क्रूर राजा था। उसने न केवल अपने देश में भारी कर लगाए, बल्कि सभी डॉक्टरों को शिकार बनाने का आदेश भी जारी कर दिया, जिससे देश के सभी प्रसिद्ध डॉक्टर उसके अधीन हो गए। उसके आदेश के बिना इन डॉक्टरों को कोई भी इलाज या चिकित्सा सलाह देने की अनुमति नहीं थी। द्रम द्वीप मूल रूप से एक प्रमुख चिकित्सा देश था। द्वीप पर चिकित्सा तकनीक बहुत उन्नत थी। हालांकि वापोल ने लोगों का पैसा हड़पने के लिए इसी हथकंडे का सहारा लिया। जब तक लोग बीमार होते हैं और मरना नहीं चाहते, उन्हें उसकी मदद लेनी ही पड़ती है।
केवल बड़ी रकम देकर ही वे वापोल की अनुमति प्राप्त कर सकते थे और डॉक्टरों को मरीजों को देखने की अनुमति दे सकते थे। द्वीप पर ज्यादातर निवासी आम लोग हैं और साल भर सर्दियों में रहने के अलावा वे बीमार कैसे नहीं पड़ सकते। ऐसे समय में बीमार परिवारों को अपनी संपत्ति गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ड्रम द्वीप के नागरिक वापोल के खिलाफ बोलने से डरते थे। वह ड्रम साम्राज्य का शासक था जिसे विश्व सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी और वह लेवेली विश्व परिषद का नियमित अतिथि था। उसके पास न केवल बड़ी संख्या में सैनिक थे बल्कि वापोल स्वयं भी एक शैतानी फल का सेवन करने वाला था। एक मजबूत नेता के अभाव में आम नागरिकों में वापोल के खिलाफ खड़े होने की इच्छा शक्ति कैसे हो सकती थी। इसलिए इस द्वीप पर रहने वाले लोग हर दिन एक ही बात के लिए प्रार्थना करते थे, वह थी बीमार न पड़ना। राजा द्वारा बंदी बनाए गए डॉक्टरों के अलावा क्या द्वीप पर कोई और डॉक्टर नहीं है? ईशान खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। हाँ? गांव के मुखिया ने आह भरी। दरअसल इस द्वीप पर एक डॉक्टर है जिसे डायन के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक होने के नाते उसके पास अद्भुत कौशल और अपार चिकित्सा ज्ञान है, लेकिन समस्या यह है कि उसका व्यक्तित्व अजीब है और उसके बिल भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि कहा जाता है कि वह ड्रम पर्वत पर रहती है, इसलिए वह हर चांदनी रात में हिरन द्वारा खींची जाने वाली स्लेज में आसमान से उड़कर आती है। ईशान को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या कह रहा है। गांव के मुखिया ने बताया कि उसका नाम डॉक्टर कुरेहा है। जहां तक स्लेज खींचने वाले हिरन की बात है तो वह निस्संदेह टोनी टोनी चॉपर ही है। यह सोचकर ईशान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दरअसल जब वह ड्रम द्वीप के राज्य में उतरा तो उसने सोचा कि क्या वह नीली नाक वाले बारहसिंगे चॉपर को देख पाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपने पहले पड़ाव पर ही उसे उसके बारे में पता चलेगा। गांव के मुखिया ने आह भरी। वास्तव में यदि आप नहीं आए तो हम सभी सोच रहे थे कि क्या हमें चुड़ैल से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आज रात पूर्णिमा की रात है। चुड़ैल गांवों का दौरा करने के लिए एक स्लेज पर पहाड़ से नीचे आएगी। ईशान ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसने पाया कि आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। बर्फबारी और हवा अभी भी रुकी नहीं थी और स्वाभाविक रूप से चांद भी नहीं दिख रहा था। वह सोच में पड़ गया, क्या इस मौसम में भी वह दिखाई देगी? हाँ, गांव के मुखिया ने सिर हिलाकर कहा। उसने कभी अमावस्या नहीं छोड़ी। ईशान ने अपनी ठुड्डी को छुआ और कुछ देर सोचा, लेकिन बिना कुछ बोले वह खाना पीना जारी रखा। शाम हो चुकी थी। शायद चॉपर और चुड़ैल के आने तक वह यहीं इंतजार कर सके। आखिरकार कुरेहा को इस गांव में संक्रामक बीमारियों के बारे में पहले से ही पता है। इयान का अंदाजा सही निकला। जब आधी रात का वक्त हुआ तो आसमान से घंटी की हल्की सी आवाज आई। यह आवाज न केवल ईशान ने सुनी बल्कि गांव वालों ने भी सुनी, इसलिए वे अपने घरों से बाहर निकले और दूर ड्रम पर्वत की ओर देखने लगे। घंटियों की आवाजें धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थीं और गिरती बर्फ के बीच एक फुर्तीला हिरन हवा में प्रकट हुआ। हिरन ने एक स्लेज खींची और हवा में सरपट दौड़ने लगा। चुड़ैल, यह चुड़ैल है। गांव वाले घबराकर चिल्लाए। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि कुरेहा वास्तव में उच्च चिकित्सा कौशल वाली एक डॉक्टर हैं। जिस तरह से वह दिखाई देती हैं वह अद्भुत था। आम लोगों ने कभी भी एक स्लेज नहीं देखा है जो हवा में उड़ सकता है, इसलिए उन्हें हमेशा संदेह होता है कि डॉ कुरेहा वास्तव में एक चुड़ैल है जो जादू कर सकती है, इसलिए वे उसका सम्मान करने से ज्यादा उससे डरते थे। केवल ईशान ही जानता है कि चॉपर द्वारा खींची जा रही स्लेज असल में एक लोहे की रस्सी पर फिसल रही थी
जो उस पहाड़ से द्वीप की जमीन तक जुड़ा एक केबलवे है जहां डॉक्टर कुरेहा रहते हैं। लोहे की रस्सी बहुत पतली होने और द्वीप पर तेज हवा और बर्फ होने के कारण ज्यादा लोगों को यह साफ दिखाई नहीं दिया, जिससे लोगों को यह गलतफहमी हुई कि स्लेज नीचे उड़ रही है। कुछ ही देर बाद चॉपर एक स्लेज के साथ गांव में आया। ईशान ने उसे संघर्ष करते हुए देखा, फिर हवा से कूदकर जमीन पर उतरते हुए। डॉक्टर कुरेहा ने एक फैशनेबल शॉर्ट जैकेट पहनी हुई थी, माथे पर धूप का चश्मा लगा रखा था और स्लेज से उतरते ही सबसे पहले उन्होंने बेर की शराब का एक घूंट लिया। फिर उन्होंने खुशी से अपने होठों पर लगे शराब के दाग पोंछे और घूर रहे गांव वालों से कहा, सुना है यहाँ कोई संक्रामक बीमारी है, मरीज कहाँ है? यद्यपि कुरेहा बूढ़ी दिखती थी, लेकिन उसकी आत्मा एक किशोरी के समान थी। ईशान ने कभी भी एक बूढ़ी दादी को फैशन लड़की के रूप में तैयार नहीं देखा था, इसलिए वह बार बार पलकें झपकाते हुए उसे देखने से खुद को रोक नहीं सका। लैंडिंग के बाद गुलाबी रंग की टोपी पहने चॉपर ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह एक जानवर के रूप में था, इसलिए लोगों को बस एक नीली नाक वाला हिरन ही दिखाई दे रहा था जो एक स्लेज खींच रहा था। कुरेहा ने एक गंभीर सवाल पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो वह झुंझला गई। कमर पर हाथ रखकर वह उन पर चिल्लाई, साले, सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस समय गांव का मुखिया अंततः अपने होश में आया और सावधानी से कुरेहा के पास पहुंचा। यह सच है कि हमने एक संक्रामक बीमारी का सामना किया था, लेकिन अब यह ठीक हो गया है। कुरेहा हैरान होकर बोला, ठीक हो गया? क्या तूने फिर से उस कमीने राजा से भीख मांगी? लानत है, तेरी ही हरकतों ने उस आदमी के घमंड को और भड़का दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव के मुखिया ने हाथ हिलाकर कहा, हमने राजा से मदद नहीं मांगी थी, संक्रामक रोग तो एक युवा आगंतुक ने ठीक कर दिया था। जैसे ही उसने कहा, गांव के मुखिया ने ईशान की ओर इशारा किया। कुरेहा ने ईशान को थोड़ा अजीब नजरों से देखा। उसने हल्के कपड़े पहने थे, पर उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसने गांव के मुखिया की बात पर तुरंत यकीन कर लिया और समझ गई कि ईशान कोई बाहरी आदमी है। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया इयान की उम्मीद से थोड़ी हटकर थी। कुरेहा आगे बढ़ी और इयान के सामने आई, उसका कॉलर पकड़कर उसे घूरने लगी, फिर बिगड़ी हुई आवाज में बोली, बदमाश, कहाँ से आए हो छोटे डॉक्टर? मेरा धंधा लूटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईशान कुछ देर के लिए अवाक रह गया। क्या उसका धंधा लूटा जा रहा है? क्या ये बुढ़िया वाकई मरीजों का इलाज और लोगों की जान बचाने को धंधा समझती है? बेशक ईशान भी समझ गया था कि शायद यही उसके जीने का जरिया है। आखिरकार वह और चॉपर इतने दूर पहाड़ पर रहते हैं जहां रहना असुविधाजनक है, इसलिए जीवनरक्षक रसद के बदले बीमारियों का इलाज करके लोगों को बचाना तो बनता ही है। हालांकि महीने में एक बार उसके आने की आवृत्ति से ईशान को समझ आ गया कि उसके बिल ज्यादा क्यों हैं। यह बुजुर्ग महिला महीने में एक बार काम करने आती है और अगर उसे कोई इलाज कराने वाला न मिले तो वह महीने भर का सामान नहीं खरीद पाएगी। अरे खूबसूरत! ईशान अब भी उसकी तरफ खिंचा जा रहा था, पर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझना। मुखिया और गांव वाले इयान के कुरेहा को संबोधित करने की बात सुनकर हैरान रह गए। वे हमेशा उसे डायन कहते थे। अचानक उस युवक ने उसे खूबसूरत कहने की हिम्मत कर ली। गांव वाले हैरान थे, लेकिन जाहिर था कि इयान का भाषण बहुत काम का था। यह सुनकर वह तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ी और इयान का कंधा थपथपाया। हाँ हाँ लड़के, तुम बहुत दिलचस्प हो। आह, मुझे तुम पसंद हो। ईशान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला।
डॉक्टर कुरेहा और चॉपर से मिलने के बाद से ही ईशान सोच रहा था कि क्या उसके कुछ मेडिकल नोट्स लेकर रंगनाथ के पास वापस आ जाएं। आखिर कुरेहा एक उच्च चिकित्सा कौशल वाली डॉक्टर हैं और चॉपर की मेडिकल टीचर भी। ऐसे व्यक्ति का मेडिकल शोध अमूल्य होना चाहिए, है ना। डॉक्टर कुरेहा एक बूढ़ी महिला हैं। इयान की चापलूसी से वे बहुत खुश हुईं। हालांकि उन्होंने ईशान को अपना व्यवसाय चुराने के लिए तुरंत माफ नहीं किया। हंसने के बाद उन्होंने ईशान से पूछा, तुमने कहा था कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम उन संक्रमित मरीजों का इलाज कैसे करते हो? मुझे खबर मिली है कि यहाँ की संक्रामक बीमारी 5-डे डिजीज जूनोटिक बीमारी से बहुत मिलती जुलती है, जिसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक छोटी सी विशेष योग्यता है। ईशान ने उसके प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, पर इसी बहाने से सीधे सीधे समझा दिया। कुरेहा कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी हिरन के रूप में मौजूद चॉपर ने अचानक कुछ सूंघा और फिर चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाते हुए पास आया, कुरेहा के कपड़ों को काटा, उसे खींचने लगा और साथ ही जोर जोर से अपने खुरों की ठोकरें मारने लगा। साफ था कि वहां कोई गंध थी जिससे वह चिंतित था, लेकिन चॉपर की हिम्मत नहीं हुई कि वह लोगों के सामने बोल सके। वह कुरेहा को सिर्फ इसी तरह आगाह कर सकता था। कुरेहा और चॉपर लंबे समय से एक साथ हैं और स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को आसानी से समझते हैं, इसलिए वह तुरंत चिल्लाई, यह कौन है? गांव में धुंधले जंगल से पेड़ों के बीच से कई परछाइयां उभरीं। पास पहुंचकर ईशान ने साफ देखा कि वे ढोल द्वीप के सैनिकों की एक बड़ी संख्या थी। ईशान ने सैनिकों की ओर देखा और वहां एक परिचित व्यक्ति था। यह दाढ़ी वाला कप्तान था जिसे बर्फीले समुद्र में फेंक दिया गया था, और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या वो इतना बेवकूफ है? क्या उसे नहीं दिख रहा कि उसके और मेरे सैनिकों के बीच कितना बड़ा अंतर है? पहले तो मैं उसे मारने के लिए बहुत आलसी था, लेकिन उसने मुझसे लड़ने के लिए और लोगों को लाने की हिम्मत की। कितने गधों को इतना मूर्ख बनने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा? दाढ़ी वाले आदमी को देखकर ईशान ने तुरंत सोचा कि यही वह आदमी है जो बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को लाया है। हालांकि इयान को आश्चर्य हुआ जब इन सैनिकों ने गांव को घेर लिया, तो कोई कुछ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने एक रास्ता छोड़ दिया। एक लंबा और मोटा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह ड्रम द्वीप वापोल का राजा निकला। उसने एक मोटा फर कोट पहना हुआ था और एक बेवकूफ चेहरे वाले दरियाई घोड़े की पीठ पर सवार था। वह बहुत इत्मीनान से बाहर निकल रहा था और उसके बगल में काले अफ्रीकी बालों वाला एक आदमी बॉक्सिंग ग्लव्स पहने खड़ा था, और दूसरी तरफ एक सनकी आदमी एक बड़े धनुष और तरकश लिए खड़ा था। ये दो लोग वापोल के विश्वासपात्र थे, कुरोमारिमो और चेस। जैसे ही वापोल दिखाई दिया, गांव वाले एकदम से घबरा गए। कुछ लोग अपने घरों की ओर भागे और बस खिड़कियों से झांकने की हिम्मत कर पाए। बाहर सिर्फ गांव का मुखिया और कुछ साहसी लोग ही खड़े रह गए। बेवकूफ सा दिखने वाला बालों वाला दरियाई घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वापोल काफी देर तक उसकी पीठ के बल बैठा रहा, फिर आगे की ओर बढ़ा। इस समय उसके हाथ में एक यांत्रिक वस्तु थी, जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि वह कहां से आई है। वह अपना बड़ा सा लोहे का मुंह खोलकर उसे थोड़ा थोड़ा करके काट रहा था, मानो कैंडी केन खा रहा हो। जब वह चबाता था तो उसकी चरमराहट की आवाज सभी सुन सकते थे। हम वापोल ने चबाया, ईशान को देखा और आलस से कहा, आप विदेशी डॉक्टर हैं। ईशान उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता था, बस भौहें चढ़ाए इस आदमी को धातु चबाते हुए देखता रहा। यह आदमी अपने मंच फ्रूट की वजह से सचमुच कुछ भी खा सकता है। हालांकि ईशान कुछ नहीं बोला, लेकिन वापोल ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया। उसने आंखें तिरछी करके कहा,
चूंकि तुम इस देश में आए हो, इसलिए तुम्हें इस देश के कानूनों का पालन करना होगा। खैर, मेरे बनाए कानून कहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें मेरे देश में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। जैसे ही ईशान ने यह सुना, वह हंसे बिना नहीं रह सका। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने दी? हाँ, वापोल वाकई ड्रम द्वीप का राजा है और यह राज्य विश्व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संबद्ध राष्ट्रों का सदस्य भी है। लेकिन समस्या यह है कि ईशान यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मूर्ख चेहरे वाला इतना मूर्ख व्यक्ति शासक हो। उसका चेहरा ईशान को उस दिव्य ड्रैगन के मूर्ख बेटे की याद दिलाता था जिसे उसने मारा था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि इन मूर्खों को श्रेष्ठ और विश्वकुलीन क्यों माना जाता है। इस दुनिया में क्या गलत है? चूंकि वह वापोल को राजा मानता कि नहीं, तो ईशान उसके साथ कैसे विनम्र हो सकता है? इस वाक्य ने वापोल को तुरंत क्रोधित कर दिया। उसने एक झटके से अभी अभी खाया हुआ धातु का टुकड़ा थूक दिया और फिर गुस्से से बोला, मैं राजा हूं। इस देश में आखिरी फैसला मेरा ही होता है। हाँ, यह महामहिम राजा वापोल तत्व अनुवाद उनका शासन लंबे समय तक रहे XD के अधीन देश है। मुक्केबाज कुरोमारिमो और शतरंज ने एक स्वर में कहा और अपने बॉस की चापलूसी की। उफ! ईशान को तो मुंह पटकने का मन कर रहा है। उसे हमेशा लगता है कि मूर्खों से बात करने से उसकी बुद्धि कम हो जाती है। इस समय कुरेहा ने अपना धूप का चश्मा संभाला और वापोल से कहा, तुम्हारे जैसे राजा की वजह से ही यह देश आज जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है। वापोल, तुम्हारा कानून बाहरी लोगों के किसी काम का नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने सैनिकों को लेकर यहाँ से चले जाओ। यह तुम हो, बुढ़िया चुड़ैल। वापोल ने कुरेहा को दुखी भाव से देखा, तुम भी यहाँ हो, यही सही है। जाओ, सबको पकड़ो। वापोल ने देश भर के सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों को इकट्ठा किया और अपनी सेवा के लिए 20 सबसे कुशल चिकित्सकों की एक टीम बनाई। साथ ही उसने अपनी प्रजा की संपत्ति लूटने के लिए उनका लाभ उठाया, लेकिन कुरेहा, एक महान चिकित्सक, जाल से बच निकली। वापोल उसे पकड़ने में असफल रहा, जिससे वह लंबे समय तक चिकित्सा का अभ्यास करती रही। वापोल को लगा कि उसने उसका बहुत सारा पैसा कमाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उससे नफरत करने लगा। इस बार उसे अपने सैनिकों से खबर मिली कि एक विदेशी डॉक्टर द्वीप पर आया है और उसने उसके एक गांव में एक संक्रामक बीमारी का इलाज किया है। वापोल तुरंत अपनी सेना लेकर उस बाहरी व्यक्ति को पकड़ने निकल पड़ा। अप्रत्याशित रूप से इतनी बड़ी किस्मत के साथ कुरेहा भी इस कार्रवाई में फंस गई। मां हा हा। वापोल ने मुंह खोला और हंसते हुए कहा, अब से पूरे द्वीप के डॉक्टर मेरे अधीन हैं। उसकी हंसी के साथ बंदूकों से लैस सैनिक कुरेहा की ओर तेजी से दौड़े और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे। हालांकि ईशान और बाकी लोग घेराबंदी का विरोध करने के लिए तैयार थे। कुरेहा ने सीधे एक सैनिक के सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी जो उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसे बाकी सैनिकों ने पकड़ लिया। हालांकि वह भयंकर दिख रही थी, फिर भी वह एक साधारण बुढ़िया थी और वह पूरी सेना का विरोध करने में सक्षम नहीं थी। इस समय नीली नाक वाला हिरन अचानक बगल से भागा और उसके सींगों ने सीधे कुरेहा को पकड़ने वाले सैनिकों को मारा। कुरेहा की रक्षा के लिए चॉपर ने तुरंत कार्रवाई की। सैनिकों को खदेड़ने के बाद उसने दांत पीसकर अपना सिर नीचे कर लिया और फिर सीधे अपने सींगों से वापोल पर हमला करने चला गया। इस समय चॉपर के चेहरे पर अतुलनीय घृणा के भाव उभर आए, क्योंकि वापोल लहर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बिगड़ैल राजा ने ही चॉपर के सरोगेट पिता और पहले दोस्त डॉक्टर हिरिलुक का अपमान किया था और उनकी मौत का मुख्य कारण भी। वापोल को न देखना ही ठीक था, लेकिन अब जब वापोल उसके सामने खड़ा था
तो चॉपर बदला लेने का ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था। हालांकि चॉपर की हरकतें अभी भी थोड़ी लापरवाह थीं, क्योंकि वापोल के आसपास बहुत सारे सैनिक मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने चॉपर को दौड़ते हुए देखा, सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें उठाईं और चॉपर को गोली मार दी। हेलीकॉप्टर। कुरेहा इतनी घबरा गई कि वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। इस पल चॉपर का आकार अचानक सिकुड़ गया और उस छोटे से लड़के में बदल गया जिसे हम सब प्यार करते हैं। इस अचानक बदलाव के साथ उस पर चलाई गई सभी गोलियां निशाना चूक गईं। वापोल के अधीन बहुत अधिक सैनिक थे, जिससे कुरेहा को चॉपर के बारे में चिंता हुई कि वह घायल हो सकता है। इसलिए उसने जल्दी से उससे कहा, वापस आओ चॉपर। हालांकि इस समय चॉपर की आंखों में सिर्फ वापोल्स का ही रूप था। गोलियों से बचकर वह वापस रूपांतरित हो गया। ओह! चॉपर का शरीर अचानक बड़ा हो गया और गोरिल्ला जितना मजबूत हो गया। फिर उसने अपने कंधे तेजी से हिलाए और अपने बड़े बड़े हाथ राजा के नीचे बैठे दरियाई घोड़े की तरफ पटक दिए। बालों वाला दरियाई घोड़ा काफी भारी था, लेकिन चॉपर के प्रहार से वह गिर गया। दरियाई घोड़े पर सवार वापोल तुरंत पलट गया। बालों वाला दरियाई घोड़ा वापोल पर गिर पड़ा और उसे कुचल दिया, जिससे बिगड़ैल राजा जोर से चीख पड़ा। कुरोमारिमो और चेस वापोल की मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन चॉपर, जो गुस्से में था, वापोल की ओर फिर से दौड़ा। इसलिए कुरोमारिमो को चॉपर का सामना करना पड़ा और उसे रोकना पड़ा, और चेस वापोल को बचाने के लिए गया। हटो! चॉपर ने कुरोमारिमो पर मुक्का मारा, लेकिन कुरोमारिमो ने उसे लचीले ढंग से टाल दिया और पलटवार किया। वापोल शतरंज के सहारे खड़ा हो गया। आगे देखते हुए वह गुस्से से चिल्लाया, मुझे यह आदमी याद है। यह आदमी उस जमाने का राक्षस है। चॉपर का वापोल से सामना पहली बार नहीं था। जब डॉक्टर हिरिलुक की मृत्यु हुई तो चॉपर उनकी बातों से चिढ़ गया और वापोल पर हमला कर दिया, लेकिन डाल्टन ने उसे रोक दिया। डाल्टन के रोने के अनुरोध पर चॉपर रुक गया, लेकिन उस समय वापोल को नीली नाक वाला राक्षस याद आ गया। मार डालो इसे। इस बार हमें इसे मारना ही होगा। वापोल ने मुंह खोला और कहा, सैनिकों, किसका इंतजार कर रहे हो? गोली मार दो इसे। हालांकि इस समय एक चंचल आवाज आई, कह रही थी, आप किन सैनिकों के बारे में बात कर रहे हैं? इन कचरे के टुकड़ों के बारे में? यह आवाज सुनकर वापोल, कुरेहा और बाकी लोग अपना सिर घुमाकर पीछे देखने से खुद को नहीं रोक पाए। नतीजतन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया। सभी सैनिक, जिन्होंने पहले ग्रामीणों को घेर लिया था, एक घेरा बनाकर जमीन पर गिर पड़े और कराहने लगे। मैदान में खड़ा एकमात्र व्यक्ति विदेशी डॉक्टर था। इस समय वह धीरे धीरे अपनी तलवार वापस म्यान में डाल रहा था। जैसे ही उसका हाथ हिला, उसकी कलाई से एक कर्कश घंटी की आवाज आई। वापोल और कुरेहा स्तब्ध रह गए। 100 से ज्यादा सैनिकों को उस युवक ने चुपचाप मार डाला। तुमने अभी क्या किया? वापोल ने बेवकूफी से ईशान से पूछा, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? चलो वापोल, क्या तुम्हें अपने सैनिकों को गिरफ्तार करने का आदेश देने से पहले लोगों से पूछना नहीं चाहिए था कि वे कौन हैं? तो ईशान बहुत लाचार हो गया और बोला, तुम्हें किसने बताया कि मैं डॉक्टर हूं? मैं तो एक समुद्री डाकू हूं। यह सुनकर वापोल दंग रह गया। और जब चॉपर, जो कुरोमारिमो से लड़ रहा था, ने यह सुना तो वह रुक गया और आश्चर्य से ईशान को देखने लगा। बचपन से ही हिरन के झुंड ने उसे हमेशा ठुकरा दिया था। जब उस युवा हिरन ने हितो नो मी को खा लिया तो उसके झुंड ने उसे बहिष्कृत कर दिया और वह अकेला ही निकल पड़ा। दुर्भाग्य से चॉपर के लिए ग्रम द्वीप पर इंसानों से बात करने की उसकी कोशिशें नाकाम साबित हुईं
और गांव वालों ने उसे यति समझकर गोली मार दी। हालांकि डॉक्टर हिरेलुक ने उसे अपने पास रखा और एक बच्चे की तरह उसका इलाज किया, और डॉक्टर खुद भी एक समुद्री डाकू के प्रशंसक थे। हिरेलुक चॉपर के आदर्श बन गए और उन्होंने उसे जीवन के प्रति अपना दर्शन और जॉली रावी में अपने दृढ़ विश्वास की शिक्षा दी, जो हर मुश्किल के खिलाफ ताकत का प्रतीक है। इस समय ईशान को चॉपर का पहला असली समुद्री डाकू कहा जा सकता था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी आंखों में चमक के साथ ईशान को देखा और उसे ध्यान से देखा। ईशान ने भी उसकी दृष्टि पर ध्यान दिया, अपनी भालू के कान वाली टोपी निकाली और उसे अपने सिर पर रख लिया, फिर मुस्कुराया और चॉपर को नमस्ते कहा। चॉपर हैरान रह गया और तुरंत अपने छोटे से पालतू रूप में वापस आ गया, कुरेहा के पीछे छिप गया। हालांकि वह छोटा सा जीव अजीब तरीके से छिपा था। बाकी लोग अपने शरीर छिपाते थे और केवल सिर का एक हिस्सा ही दिखा पाते थे, लेकिन उसने एक आंख छिपा ली और अपने शरीर का अधिकांश हिस्सा उजागर कर दिया। यह पहली बार था जब ईशान ने चॉपर के छिपने का तरीका देखा, और वह हंसे बिना नहीं